हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस देखे थे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का कहाँ कहाँ यूज है। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अभी इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है? तो मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग करने का। जैसे मेटल्स मोस्टली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, तो ये सभी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में, सल्फाइड्स के रूप में, या फिर कोई भी अपने ओर के रूप में। तो किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। यहाँ है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, मतलब वहाँ मेटल को जो सेपरेट करेंगे उसके ओर से या आइसोलेट करेंगे, वह इलेक्ट्रोलाइसिस के माने इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से मेटलर्जी होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से मेटलर्जी कैसे होगा? तो मेटलर्जी तो हम बता दिए कि किसी भी मेटल को उसके ओर से, तो ओर जनरली ऑक्साइड या हेलाइड वगैरह के फॉर्म में रह सकते हैं, उससे अलग करने का प्रोसेस मेटलर्जी कहलाता है। और यदि मेटलर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हो तब वह कहलाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सोडियम क्लोराइड का पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस, कि सोडियम क्लोराइड यदि मोल्टेन लोगे और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा कि सोडियम सॉलिड के रूप में जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन जो है गैसियस फॉर्म में एनोड पर लिबरेट होगा। तो इस तरह से देखो NaCl सोडियम का जो है सॉल्ट हुआ, इससे सोडियम को अलग करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लो कैल्शियम क्लोराइड है मोल्टेन फॉर्म में पिघला हुआ, इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, तो ये जो केटायन है कैल्शियम ही जाकर के कैथोड पर डिपॉजिट होगा और ये जो क्लोरीन है गैसियस फॉर्म में जाकर के एनोड पर डिपॉजिट होगा। ऐसा तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से मेटलर्जी, मतलब मेटल को उसके ओर से अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अगला इसमें आता है सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग मतलब समझ रहे हो, फिर से उसको साफ करना। जैसे अभी बताया कि मेटल को उसके ओर से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। अब क्या होता है, ओर से मेटल को अलग कर दोगे तो वह मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो उससे फिर इम्प्योरिटी को हटाने के लिए उस मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। और रिफाइनिंग करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसको डिटेल में हम लोग क्लास 12 में ही पढ़ेंगे, चैप्टर में जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एक यूनिट है, यह चैप्टर का नाम है जो अभी बोले हम। तो इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग किया जाता है, फिर उसका रिफाइनिंग किया जाता है। तो वहाँ हम लोग काफ़ी डिटेल करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। तो रिफाइनिंग का मतलब फिलहाल हम लोग समझे कि जब किसी मेटल को उसके ओर से अलग करते हैं तो वह मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसके साथ इम्प्योरिटी जुड़े रहते हैं। तो वहाँ से इम्प्योरिटी को हटाना और एकदम प्योर मेटल प्राप्त करना प्योरेस्ट फॉर्म में कहलाता है रिफाइनिंग। तो जो रिफाइनिंग होगा वह यदि इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से हो, यदि उस मेटल का रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
डिटेल में पढ़ना है इसको उस चैप्टर में, वहाँ हम लोग समझेंगे। अभी बताने से थोड़ा समय लग जाएगा, और भी चीज़ें पढ़नी इस चैप्टर में, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तीसरा इसका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है इसको देखो। कि जैसे मान लो ये कोई मेटल है, ठीक, इस मेटल को हम लोग बोलेंगे बेस मेटल। अब यदि इस मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का जो है ऐसे कोटिंग किया जाए, लेयर चढ़ाया जाए इस तरह से, ये जो बाहर से जो हम लोग किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल, और जो अंदर में है वो कहलाएगा बेस मेटल। या फिर इस नोबल मेटल को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर मेटल, और जो बेस मेटल है इसको बोलते हैं इंफीरियर मेटल। ऐसा, तो यदि कोई बेस मेटल या फिर इंफीरियर मेटल के ऊपर किसी सुपीरियर मेटल का कोटिंग किया जाए, उसका लेयर चढ़ाया जाए इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोले कि अब ये जो बेस मेटल होता है ना, ये बेस मेटल जनरली होता है, मतलब बेस मेटल और ये जो नोबल मेटल हम लोग लिए हैं, मतलब इन्फीरियर मेटल और सुपीरियर मेटल, यदि ये दोनों के रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें से ये दोनों मेटल का रिएक्टिविटी अलग होगा मतलब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो है अंतर होता है। बेस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। तो हम क्या बताएं कि किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बात आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, ये बेस मेटल के ऊपर नोबल मेटल का लेयर क्यों चढ़ाते हैं, या फिर ये इंफीरियर मेटल को सुपीरियर मेटल से हम लोग ढकते क्यों है? तो इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि बेस मेटल को कोरोजन से बचाना, संक्षारण से बचाना, मतलब उसको खराब होने से बचाना। जैसे जनरली क्या किया जाता है कि लोहा जो है आयरन, इसको कोरोजन से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, जिंक से इसको ढक दिया जाता है। तो आयरन मेटल के ऊपर ये जो जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस का एक अलग से नाम है क्या? गैल्वेनाइजेशन। कि यदि आयरन मेटल में जिंक का कोटिंग किया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इस मेथड या इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ जिंक का लेयर इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि अंदर वाला आयरन जो है खराब ना हो, इसमें जंग ना लगे, इसका कोरोजन ना हो। क्योंकि अब चूंकि इसके ऊपर जिंक का लेयर आ गया है ना, तो अब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में जिंक रहेगा, आयरन तो अंदर में है ढका हुआ, तो खराब होगा भी तो पहले कौन खराब होगा? जिंक। आयरन जो है वो मेरा सेफ रहेगा, वो खराब नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है पहला रीजन हुआ कि जो बेस मेटल है उसको सुरक्षित रखना, उसको कोरोजन से बचाना, संक्षारण से बचाना। जैसे बताया कि लोहा जो होता है इसको जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। समझ गए इस बात को? और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन होता है मेटल का ब्यूटी बढ़ाने के लिए, सुंदरता।
मेटल का ब्यूटी बढ़ाने के लिए। जैसे जनरली क्या किया जाता है कि कॉपर है, तो इस कॉपर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जो है सो लेयर चढ़ा दिया जाता है, सिल्वर का चाहे गोल्ड का। ऐसे कॉपर का बर्तन वगैरह जो होता है तो ऐसे ही सुंदर रहता है कलर के हिसाब से, लेकिन इसके ऊपर जब सिल्वर या गोल्ड वगैरह का कलर चढ़ा मतलब कोटिंग कर दिया जाए तो इसका सुंदरता और बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है 2 कारणों से होता है। पहला कि जो बेस मेटल है उसको खराब होने से बचाना, और दूसरा बेस मेटल की सुंदरता को इन्हांस करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। और उसमें से एक टर्म हम लोग का आता है गैल्वेनाइजेशन, जिसके बारे में क्या बताए कि आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और भी एप्लीकेशंस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर आगे तो वहां भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। 4th नंबर में सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस के लिए भी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसको पढ़ेंगे हम लोग पोटासियम सक्सीनेट। सक्सीनिक एसिड का पोटासियम सॉल्ट है, इसको वाटर में मिला करके माने एक्वस सॉल्यूशन मिला करके जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक ही इथीन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इथीन कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ हाइड्रोजन और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा कि जब ये पोटासियम सक्सीनेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे माने एक्वस सॉल्यूशन से करंट पास करोगे तो रिएक्शन होंगे, और रिएक्शन होकर के जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसमें से देखो ये जो एनायन वाला पार्ट है तो ये 2 पार्ट में टूटा है, एक ही CO2 और एक ही इथीन में अलग। तो ये एनायन वाला पार्ट है दोनों, तो ये जाकर के एनोड पर मिलेगा और ये दोनों जाकर के मिलेगा कहाँ, कैथोड पर। ऐसा तो इस तरह से पोटासियम सक्सीनेट का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, इथीन का कर सकते हैं। ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं, चैप्टर पढ़ेंगे आगे हम लोग तो वहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से ऐसे हम लोग अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक लास्ट एप्लीकेशन इसका मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो कि हम लोगों को बनाना है कॉस्टिक सोडा, NaOH को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा बनाने का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें जो सेल यूज किया जाता है कास्टनर केल्नर सेल। ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये जो कास्टनर केल्नर सेल हम लोग लिए हैं, इसमें क्या होता है, ये जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसमें जो है कार्बन
काम करता है एनोड का, कार्बन माने ग्रेफाइट रहेगा, और एक मरकरी होता है जो काम करता है कैथोड का। ये एस ब्लॉक एलिमेंट में जो है पढ़ना है 11th में, तो वहाँ पढ़े होगे इसके बारे में कि NaOH का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कास्टनर केल्नर सेल का इस्तेमाल करके, जिसमें ग्रेफाइट एनोड का काम करता है और जो मरकरी है वो कैथोड का काम करता है। मरकरी कैथोड का काम करता है और ग्रेफाइट जो है एनोड का काम करता है। कैसे रिएक्शन होता है जरा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए NaCl से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये NaCl सॉलिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, और इसका जो है हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें से एट एनोड पे एनायन जाएगा, और एनायन के साथ साथ देखो यहाँ वाटर भी है, और बोले थे कि एनोड का काम इसमें करता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के बारे में क्या हम लोग जानते हैं कि यह एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बचा वाटर और क्लोरीन। अब वाटर और क्लोरीन में कौन इन्वॉल्व होगा, ये हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़े हैं पहले, क्लोरीन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ क्या होगा कि Cl माइनस जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके बदल जाएगा हाफ Cl2 में। अच्छा, ये एनोड का रिएक्शन हुआ। कैथोड का रिएक्शन लिखोगे तो कैथोड पर तो केटायन जाएगा Na प्लस, लेकिन बोले कि कैथोड का काम जो यहाँ हम लोग लेते हैं सेल में, वहाँ होता है मरकरी, और मरकरी एक एक्टिव है इलेक्ट्रोड है, तो वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो क्या होगा कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मरकरी भी रहेगा इसमें, तो ये मिल करके बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अमलगम। ऐसा एनोड पे केवल क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा। हालांकि एनोड पे है 3 चीज, क्लोराइड आयन, उसके साथ वाटर और ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लोराइड आयन और वाटर में क्लोराइड आयन इन्वॉल्व होगा। क्यों होगा? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस में पीछे हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीजन का जो है ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और कैथोड पे जो है सोडियम केटायन जाएगा ही, साथ ही साथ मरकरी है तो वह एक एक्टिव इलेक्ट्रोड के जैसा काम करता है, तो वो भी पार्टिसिपेट करके बनेगा सोडियम अमलगम। अभी जो सोडियम अमलगम बना है इसको हम लोग वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं। सोडियम अमलगम जो यहाँ बना, इसको जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तब बनेगा कॉस्टिक सोडा, NaOH प्लस हाफ H2 प्लस Hg, ऐसा। और इस तरह से जो है कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। जो सेल हम लोग पढ़े अभी, कास्टनर केल्नर सेल, उसके माध्यम से। तो यहाँ भी देखो इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस के कई एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से कुछ 4-5 बताए गए हैं। एग्जाम में हो सकता है कि डेफिनेशन आ जाए कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो उस सब बात को जो है बढ़िया से हम लोग याद रखेंगे। तो यही हुआ एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद अगला टॉपिक जो है चैप्टर का वह है बैटरीज। क्या होते हैं बैटरीज? तो बोल रहा है कि एक बैटरी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का अरेंजमेंट है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी सोर्स के रूप में। बैटरी जो है, सेल और बैटरी में अंतर हुआ। बैटरी बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है, और सेल क्या है वो हम लोग देख ही चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक अरेंजमेंट जिसका इस्तेमाल एनर्जी सोर्स के रूप में किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी।
जनरली बैटरी या सेल हम लोग एक जैसा लेकर के चलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर हुआ। सेल का कॉम्बिनेशन है बैटरी। अभी जो कॉमर्शियल सेल्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं कि प्राइमरी सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, उलट नहीं सकते हो। और इस प्रकार के जो सेल या बैटरी हैं तो उनके अंदर जो रिएक्शन होता है उसको उलट नहीं पाओगे। तो इस टाइप के बैटरी का इस्तेमाल आप एक ही बार कर पाओगे, मतलब ऐसे बैटरी को चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता है। और एक बार यूज कर लिए तो फिर यह डेड हो जाता है, फिर दोबारा उपयोग के लायक नहीं रहता है। एग्जाम्पल में इसका ड्राई सेल, मरकरी सेल। जैसे बैटरी में जो हम लोग लगाते हैं, घड़ी में जो लगाते हैं हम लोग बैटरी, जो दीवार में जो घड़ी लगता है, निपो या फिर एवरेडी जो बैटरी होता है, तो वो जो है प्राइमरी सेल है। एक बार यूज हो जाता है फिर खत्म, दोबारा उस बैटरी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। या फिर टॉर्च, जो अब तो इलेक्ट्रिकल टॉर्च आ गए हैं, लेकिन पहले का जो टॉर्च होता था जिसमें निपो बैटरी लगता था बड़ा सा, तो वो सब भी जो है प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। तो प्राइमरी सेल मतलब उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, उलट नहीं सकते हो, रिएक्शन को उलट नहीं सकते हो। कहने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट को फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। और एक बार ऐसे बैटरी का इस्तेमाल कर लिए तो एक बार जब ये डेड हो जाएगा तो दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे बैटरी को चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंडरी सेल में आ जाए तो सेकेंडरी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला तो प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में बदल सकते हैं किसी माध्यम से। कैसे वो आगे हम लोग देखेंगे। और इस टाइप का जो सेल होता है इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं चार्ज करके, चार्जेबल होता है। जैसे घर में जो बैटरी वगैरह होता है या इन्वर्टर वगैरह जो लगा हुआ रहता है, देखो उसको बार बार हम लोग चार्ज करते हैं, चार्जेबल बैटरी है, वो जो है सेकेंडरी सेल है। और घड़ी वगैरह जो में जो इस्तेमाल करते हैं वो प्राइमरी सेल है। अंतर कि इसके रिएक्शन को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। एक बार यूज कर लिए, बैटरी डेड हो गया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो रिएक्शन होता है उसको रिवर्स किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल किए, बैटरी डेड हो गया तो उसको फिर से चार्ज करके वापस यूज में ला सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें, लेड स्टोरेज सेल और निकेल कैडमियम सेल। आप कोई भी बैटरी या कोई भी सेल हो ना तो उसके कुछ कंडीशंस होने चाहिए कि एक अच्छे बैटरी का क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला बात कि जो सेल या बैटरी है काफ़ी लाइट होना चाहिए, हल्का, ताकि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने या ले आने में आसानी। दूसरा कि उस बैटरी का लाइफ जो है ना थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बैटरी लिए 10 दिन में ख़त्म हो गया तो फिर वैसे दिक्कत हो जाएगा। कम से कम कुछ महीनों तक तो उस बैटरी को चलना चाहिए, उसका लाइफ जो है ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात कि जो बैटरी वोल्टेज सप्लाई करेगा वह वोल्टेज बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि नया बैटरी है 10 वोल्ट दिया, 2 दिन हुआ तो सीधे वह 2 वोल्ट पे पहुंच गया, 10 वोल्ट से 2 वोल्ट, तो इतना ज़्यादा वोल्टेज का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब वोल्टेज धीरे धीरे घटेगा भी तो थोड़ा थोड़ा करके, तो वह हल्का होना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने ले आने में आसानी हो। दूसरा उसका लाइफ ज़्यादा होना चाहिए, मैंने चलना चाहिए कुछ महीनों तक। और तीसरा कि उसका एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि नया है तो पूरा वोल्टेज दिया और 1-2 दिन हुआ तो फिर एकदम वोल्टेज पूरा कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें से चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल और निकेल कैडमियम सेल। तो सबसे पहले हम लोग ड्राई सेल का चर्चा करेंगे कि ड्राई सेल होता क्या है, क्या बना हुआ रहता है, कैसे, और इसके अंदर किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। तो हम लोग ड्राई सेल के बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल में। और ड्राई सेल को समझना है अच्छे से तो बताए कि जो टॉर्च में पहले का जो टॉर्च होता था बड़ा वाला जिसमें निप्पो बैटरी हम लोग डालते थे, वही ड्राई सेल है। उसको खोल करके देखो, समझ में आ जाएगा कि ड्राई सेल क्या होता है। कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं, फिगर तो बना हुआ है ड्राई सेल का।
क्या क्या चीज से बना हुआ रहता है। तो ई जो देख रहे हो जो सिलिंड्रिकल टाइप का है, ई जिंक का बना हुआ होता है। ये जिंक सिलेंडर है और ये जो जिंक सिलेंडर है एनोड का काम करता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें एनोड पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस जिंक का सिलेंडर में पेस्ट भरा जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो ये जो पूरा भरा हुआ है ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट बना करके उसमें भरा हुआ है। इसके अंदर फिर जो है ग्रेफाइट का एक रॉड रहता है, ये वाला जो देख रहे हैं ना ग्रेफाइट रॉड है, और यही ग्रेफाइट रॉड कैथोड का काम करता है, जिस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अभी ग्रेफाइट रॉड के अगल बगल भी जो है एक पेस्ट भरा हुआ है, और ये क्या क्या चीज का पेस्ट है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और किसका, कार्बन का। ब्लैक पेस्ट होता है पाउडर टाइप का। तो MnO2 और कार्बन का पेस्ट बना करके इस ग्रेफाइट रॉड के अगल बगल भरा जाता है। और जो जिंक वाला सिलेंडर है, इस जिंक सिलेंडर में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा जाता है। अभी जो जिंक वाला सिलेंडर है, तो इस जिंक सिलेंडर के बाहर फिर कोटिंग क्या हो रहा था, उस बैटरी को देखो ना। यदि ये जिंक सिलेंडर है तो उसको खोलोगे पूरा, तो सबसे पहले देखोगे कि इस पर बाहर से ऐसा कोटिंग क्या हो रहा है कागज का, इसी में लिखा हुआ रहता है निपो वगैरह जो भी है। तो इसके अंदर ये सिलेंडर हुआ जिंक का, और इसके ऊपर ही कोटिंग क्या हो रहा है ऐसे, ताकि करंट जो है लॉस ना हो जब उससे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। तो यही इसका कंस्ट्रक्शन है कि ड्राई सेल एक जिंक सिलेंडर से बना हुआ रहता है, और वह जिंक जो है सिलेंडर ही काम करता है एनोड का, और उस जिंक सिलेंडर में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट रहता है। उस सिलेंडर के अंदर जो है कार्बन का रॉड, उस बैटरी को खोलोगे तो देखोगे उसमें ब्लैक टाइप का एक रॉड लगा हुआ रहता है, तो ग्रेफाइट का रहता है, और उसके अगल बगल MnO2 और कार्बन का पेस्ट बना करके भरा हुआ रहता है। तो ये रॉड जो है कैथोड का काम किया ग्रेफाइट वाला, और ये जो पूरा सिलेंडर रहता है ये काम करता है एनोड का। तो ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन है, नोट्स में लाइन बाय लाइन है, उसको पढ़ के मिलाओगे तो समझ में आएगा। अब रिएक्शंस क्या होंगे, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो जरा उसी को हम लोग लिखते हैं। तो एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड का काम यहां कौन कर रहा है, जिंक। तो इसी जिंक सिलेंडर में जो जिंक एटम है इसका ऑक्सीडेशन होगा। जिंक जो है बदल जाएगा Zn2+ में, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मतलब ये जो सिलेंडर था तो ये सब जिंक एटम से बना हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बदल गया Zn2+ में, और ये Zn2+ आ गया ये जो टैंक था उसमें, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट से फ्लो करके पहुंचेगा किसके पास, कैथोड के पास। अब कैथोड के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वहां इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, रिडक्शन। तो कैथोड वाला रिएक्शन लिखें एट कैथोड, यहाँ क्या होना है, रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है सो देखो, एक जो हम लोग यहाँ पेस्ट भरे हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, तो जिंक तो इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि Zn2+ बना है, तो ये सिलेंडर से जो Zn2+ जाएगा वही रहेगा, वो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से ये जो है अमोनियम आयन NH4+ और MnO2, क्या बोले कि जो जिंक वाला सिलेंडर में अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है उसका अमोनियम आयन, साथ ही साथ MnO2 जो कार्बन रॉड के अगल बगल भरा हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 2 मोल अमोनियम आयन इन्वॉल्व होगा, 2 MnO2 और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये सब जब आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा 2MnOOH + 2NH3, ऐसा। यही इसका रिएक्शन है। एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ कि जो जिंक सिलेंडर था
तो इसमें से जो जिंक के एटम्स है वे एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके बदल गए आयन में, और आयन कहाँ चला गया, जो यहाँ पेस्ट था सॉल्यूशन उसमें, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे होगा ये वाला रिएक्शन कि अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन और MnO2, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था वही यहाँ ये गेन कर लेगा, और गेन करके बदल जाएगा MnOOH और साथ ही साथ NH3 में। तो यही इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि राइट द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ए ड्राई सेल, कि एक ड्राई सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको लिखो। तो लिखो, इसको पूरा जोड़ोगे यदि एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन को, तो क्या क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में इधर है Zn प्लस 2NH4 प्लस 2 MnO2, और राइट साइड में बचा 2 MnOOH प्लस 2 NH3 और साथ ही साथ Zn2 प्लस, ऐसा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेन इक्वेशन आया, ये दोनों को जोड़ करके, ये दोनों में आयंस इन्वॉल्व है, और आयन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ सकता है, घट सकता है। एक चीज अब यहां देख सकते हो कि हम क्या बोले कि जो सिलेंडर वाला जिंक का एटम है, ई इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है जिंक डबल प्लस में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ऐसे होगा क्या कि जब यहाँ का सारा एटम ऑक्सीडाइज करके चला जाएगा, इस पेस्ट में मिल जाएगा, तो यहाँ से एटम हट जाएगा तो होल क्रिएट हो जाएगा ना, और होल क्रिएट हो जाएगा तो फिर यहाँ से लीकेज होने लगेगा, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इधर से बाहर निकलने लगेगा। मतलब उस बैटरी को खोल करके देखोगे, यदि पुराना बैटरी है तो उसमें ऐसे छोटा छोटा होल हो जाता है। और होल कैसे होता है, क्योंकि जो सिलेंडर बना हुआ था उस सिलेंडर में जो एटम्स थे वही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एटम वहाँ से हट जा रहा है ऐसे ऑक्सीडाइज करके, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जो है ड्राई सेल में होते हैं। और बताए कि ड्राई सेल में जो है कोई इनफाइनाइट लाइफ टाइम इसका नहीं होता है, बल्कि यह एक सर्टेन टाइम तक ही चलता है। और सर्टेन टाइम तक चलने का कारण क्या है कि बैटरी खराब हो जाएगा। बैटरी खराब क्यों होगा, तो पहला कारण ये बताए कि लीकेज होने लगेगा, जिंक का एटम यहाँ से इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और दूसरा कि रिएक्शन में जो है अमोनियम आयन इन्वॉल्व है, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड है, और ये अमोनियम क्लोराइड जो है एसिडिक सॉल्ट होता है। और एसिडिक सॉल्ट होने के चलते जो जिंक का सिलेंडर है, जिंक के सिलेंडर का कोरोजन हो जाता है, मतलब सिलेंडर खराब हो जाता है। खराब हो जाने के चलते फिर जो है सो बहुत ज़्यादा यूज में नहीं रहता है। तो ये जो है ड्राई सेल था। एग्जाम में यदि आएगा कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल एंड राइट इट्स वर्किंग एंड केमिकल रिएक्शन, तो पूरा लिखना होगा। लैंग्वेज जैसे नोट्स में है जैसे समझाए, लेकिन जनरली वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो केवल रिएक्शन के बारे में, कि एक ड्राई सेल में एनोड और कैथोड पे कैसा रिएक्शन होता है उसको लिखो। तो इस रिएक्शन को याद करना होगा। और कोई भी सेल या बैटरी में रिएक्शन कैसे होते हैं उसको याद रखने का तरीका क्या है कि हम लोग उसमें देखते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो यहाँ एनोड है जिंक, तो जिंक को इन्वॉल्व किए। कैथोड था ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो ये तो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। और पेस्ट था अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, MnO2 और कार्बन। तो ये कार्बन का तो पाउडर रहता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बच्चा MnO2, NH4Cl और जिंक क्लोराइड। तो बताए जिंक क्लोराइड का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिंक सिलेंडर से तो जिंक मिल ही रहा है, इससे मतलब नहीं है। तो अब बच गया अमोनियम क्लोराइड और MnO2, तो यही दोनों इन्वॉल्व होगा कैथोड पे। तो कोई भी सेल या बैटरी का रिएक्शन लिखना हो तो यही याद रखना कि एनोड क्या है, उसमें कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ये तीन चीज के आधार पे रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए कि एक ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऑप्शन दे देगा ZnCl2, NH4Cl, MnO2 ऐसे करके, तो उसमें ध्यान रख लोगे अपना। तो आज हम लोग ड्राई सेल को किए, नोट से इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी जो बचे हुए हैं मरकरी सेल, लेड स्टोरेज और निकेल कैडमियम, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।